नमस्ते, वंदे मातरम छात्रों। आज हम संस्कृत में संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ना। शाब्दिक अर्थ है जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। अब संधि की परिभाषा डेफिनेशन है। परिभाषा वो है परः शनिकर्षः संहिता, अर्थात जो वर्णों की निकटता होती है, विकार उत्पन्न होता है, वह संधि होती है, या संधि को अपन संहिता भी कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है। सार्थक शब्द का होना आवश्यक है। संधि और समास में थोड़ा अंतर होता है। जैसे कि संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर समास है। और जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या के अंदर अंतिम आ का और दूसरे पद के शुरू के आ का दीर्घ बनकर के आय बन जाता है। इस प्रकार से संधि और समास में वर्णों का और शब्दों का ही अंतर है। संधि के मूलतः तीन भेद होते हैं। संधि के भेद तीन हैं। पहला है शवर संधि, जिसको अपन अच भी बोल सकते हैं। दूसरी है हल व्यंजन, जिसको अपन हल भी कह सकते हैं। और तीसरी है विसर्ग, जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होगा वहाँ विसर्ग संधि रहेगी। अब ये अच और जो हल हैं, ये इसलिए कहते हैं कि ये जो स्वर हैं उन स्वरों को अपन अच नाम से बोलते हैं। अच एक प्रत्याहार हैं जो वर्णों को संक्षिप्त रूप में, बहुत सारे वर्णों को संक्षिप्त रूप में कहने का जो तरीका होता है उसे अपन प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अच प्रत्याहार हैं उसमें अपने जो स्वर हैं वो कंप्लीट आ जाते हैं। और जैसे व्यंजन है, अपने 33 व्यंजन हैं, वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये वर्णों को संक्षिप्त छोटे रूप में समझने के लिए जो तरीका काम में लिया जाता है उसे अपन प्रत्याहार कहते हैं। इसलिए अपन इनको इस नाम से भी पुकार सकते हैं। उतार लीजिए। आगे पढ़ेंगे अपन संधि का पहला प्रकार। तीन भेद थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उनमें से जो पहला प्रकार है, पहला भेद है, वो है शवर। स्वर संधि हैं, इसमें जो मिलान होगा, मेल होगा, वो मात्र स्वरों का ही रहेगा, व्यंजनों का नहीं रहेगा।
व्यंजनों का व्यंजन संधि में होगा। स्वर की परिभाषा लिख सकते हैं अपने, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर हैं संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं, हिंदी में वैसे 11 होते हैं। उसमें एक बड़ा री और एक लरी आता है, तो वो हिंदी में अपन काउंट नहीं करते हैं। बाकी संधि हैं वो हिंदी और संस्कृत के अंदर दोनों में समान ही हैं। एक दो जो प्रकार हैं, भाग हैं, वो संस्कृत में ज़्यादा है, मिलेंगे आपको। बाकी एक समान अंतर शब्दों में जो उदाहरण है अपने संस्कृत के, उनमें और हिंदी में अंतर इतना ही रहेगा, अनुस्वार और विसर्ग का। शब्द जो हैं दोनों विषयों के सेम हैं। स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो हैं, पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि। पांचों संधियों को मैंने आपको पूर्व में पढ़ाया था, पूर्व कक्षा के अंदर समझा दिया था, परिभाषा वगैरह सब। तो अपन इनके सूत्र भी समझेंगे और सूत्र के साथ परिभाषा बना देंगे। परिभाषाएं एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन अपन को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि परिभाषा के बिना अपन उदाहरणों को, शब्दों को समझ नहीं सकते। इसलिए मैं पांचों को एक साथ ही आपको समझा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो सूत्र के अकॉर्डिंग। दीर्घ संधि है, उसमें इसे जो सूत्र होता है वो होता है अकय सवर्ण है दीर्घ है, अकय सवर्ण है दीर्घ है। अक एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार का मतलब है अ, ई, उ, री, ओ, लर, मात्र ह्रस्व वाले, छोटे वाले, इनको अक बोलते हैं। और सवर्ण का मतलब समान, यानी अक के सामने अक आने पर, अर्थात अ, ई, उ, री, लर के सामने अ, ई, उ, री, लर आने पर उन दोनों के स्थान पर उनका दीर्घ बन जाता है। यानी ए के सामने ए आता है तो वहाँ पर आ बन जाएगा, ई के सामने ई आता है तो वहाँ पर बड़ी ई बन जाएगा। इस प्रकार से इसमें 5 वर्ण होते हैं, उन 5 वर्णों में ही दीर्घ संधि होगी। सूत्र के अनुसार समझ सकते हैं अपन, जैसे ए प्लस ए बराबर आ बनता है, और आ प्लस ए है तो भी वहाँ पर आ ही बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। और ए है, आ है, ऐसी स्थिति में भी आ ही बनेगा। और आ के सामने अगर आ आता है तो वहाँ पर भी आ ही बनता है। इसी के अनुसार, इसी के क्रम में, जैसे कि अपने पास में ह्रस्व स्वर होते हैं, ई, उ, री, लर, 5 होते हैं ह्रस्व स्वर। आप इसके अंदर देख सकते हो, दीर्घ संधि होगी वो मात्र होगी ई, उ, री और लर। ये 5 हैं, ह्रस्व हैं, और 5 इनके दीर्घ हैं। तो इन्हीं में ये संधि होगी, इनके सामने समान आ जाने पर इनका दीर्घ बन जाएगा। तो मैंने एक बता दिया कि एक के सामने आने पर आ बनेगा, वैसे ही ई का रहेगा, उ का वैसा ही री का रहेगा, लरे का रहेगा। आगे देखिए, सूत्र मैंने बताया, तो उदाहरण भी देख लीजिए आप। शिव प्लस आले हैं। पहले पद के अंत में संधि हमेशा पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में जो विकार होगा वही संधि होती है। तो आपको देखना है, स्वर संधि है तो स्वरों का ही इसमें परिवर्तन होगा, विकार होगा। पहले पद के अंत में ए स्वर है, सी,
व ए शिव, और दूसरे पद के आरंभ से आ है तो ए और आ मिलकर के बनता है अपने पास में आ। तो ये विकार हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर अपन इसको मिलाएंगे, जोड़ेंगे, तो व के अंदर आ मिलाएंगे, व में ए है और यहाँ ऑलरेडी आ है, तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा शिवालय। ठीक है। वैसे ही अपन ई का ले लेते हैं। कवि प्लस ई से है बनेगा कवि से है, और एक आप ऊ का ले लो, भानुदय। यहाँ पर बड़ा ऊ दे रखा है, तो आपको जुड़े हुए शब्दों में भी देखना है भाई, जहाँ पर इन 5 जो स्वर है आपके दीर्घ संधि में आते हैं, इन 5 के आपको अगर जुड़े हुए शब्द में दीर्घ मिल जाते हैं तो ये समझ लेना वहाँ पर दीर्घ संधि है। मात्र इनमें ही होना चाहिए दीर्घ का मामला, ए ई ऊ री ल, ये जुड़े हुए शब्द की बात है, पहचान है ये। तो यहाँ पर बड़ा है तो इसको अपन बानू में जो सूर्य होता है उसको उसका पर्यायवाची है, तो छोटी मात्रा आएगी यहाँ पर। दूसरा है इसमें बड़ा ऊ है तो एक ऊ यहाँ छुपा हुआ है, तो ये उदय होगा, बानू प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक उदाहरण ले लो आप री का। पितृ प्लस ऋणम बनेगा पितृणम। इस प्रकार से आपको समझना है। गुण का ले लो, इसके अंदर आपको देखना है ए प्लस ए के सामने साथ में आ भी रहता है, हमेशा ये ध्यान रखना, ए आ प्लस ई और ई, ए आ प्लस ऊ ऊ, ए आ प्लस री और बड़ा री, और ए आ प्लस लरी का बड़ा होता नहीं है। गुण संधि के अंदर ए आ के सामने ई ऊ री लरे में से कोई स्वर आता है तो कर्मश है। ई का ए, ऊ का ओ, री का अर और लरी का अल बन जाता है। परिभाषा मैंने बताया था आपको, सूत्र के अनुसार परिभाषा भी आप बनाकर देख सकते हो। परिभाषा याद रहेगी तो आप अपने आप उदाहरण को पहचान पाओगे। जब पदांत, ये प्लस का निशान है, इसका लिखना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है कि इधर का शब्द पहला होता है, इधर का शब्द दूसरा होता है। इसको पूर्व पद बोलते हैं, इसको उत्तर पद बोलते हैं। तो संधि हमेशा होगी इस पद के अंत वाले वर्ण में और अगले वाले के शुरू वाले वर्ण में। यहाँ पर अपन जोड़ेंगे और विकार उत्पन्न होगा, वो संधि होगी। तो ए आ के सामने ई ऊ री ल आए तो वहाँ पर ई का ए कर्मश है, ऊ का ओ, री का रे और लरे का अल बन जाता है। एक ही मात्रा आपको मालूम है, ये एक ही मात्रा होती है, ये ओ की मात्रा होती है, और अर है अल है। कईयों को मात्राओं का मालूम नहीं रहता है, इस प्रकार से एक ही मात्रा है, ये ओ की मात्रा है। यहाँ 2 मात्रा लगा देंगे तो ऐ की होगी, और यहाँ पर एक मात्रा और लगाएंगे तो औ की होगी वो। लेकिन गुण संधि के अंदर ध्यान रखना, एक मात्रा ही होगी, ए की और ओ की। 2 मात्रा होती है, वो अगली वाली संधि में आएगी। उदाहरण देख लीजिए। गण प्लस ईश है, यहाँ पर पहले पद के अंत में ए आ गया, सामने ई आ गया। ई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ए के सामने ई आए तो इस ई का बनेगा ए बनने पर होगा, गण तो अपने पास में है ही, और ए बनेगा तो इस ई की जगह अपन को ए करना है तो वो वर्ण लगेगा यहाँ पर।
मात्रा है वो ण पर लगेगी, बोल करके देख सकते हो आप। गणेश है, वैसे ही ऊ का ले लो, महा प्लस उदय्य है, महा प्लस उदय्य है, जोड़ोगे आ गया, यहाँ आया था, यहाँ आ गया, आ के बाद में ऊ आया है तो ऊ का बनता है ऊ, तो होगा महोदय है, ये ध्यान रखना है आपको। और तीसरा है री का, जैसे देखो देव प्लस ऋषि, ए के सामने री आ गया तो री का बनेगा अर बनते होगा देवर्षि, तो र है वो री है वो इस र में बदल गया है, ऊपर रख जाएगा रे की मात्रा। और लरे का है तव प्लस लरकार है, बनेगा तवलकार है। इस प्रकार चार जो सूत्र के रूप थे उसके चारों के अपने उदाहरण बताए हैं। और ज़्यादा उदाहरण पढ़ने के लिए अपनी किताब के अंदर से, बुक के अंदर से निकाल करके आप बहुत सारे उदाहरणों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और नहीं समझ आए उसको पूछ सकते हो। तीसरा है आपका वृद्धि संधि। सबसे पहले अपन को इनको पढ़ेंगे तो आपको कर्म का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले दीर्घ संधि आती है, फिर गुण आती है, फिर वृद्धि आती है, ऐसे यण और अयादि आती है। क्योंकि इनके अंदर ये देखना ज़रूरी है, जैसे गुण संधि है, इस गुण संधि में सबसे पहले पद के अंत में ए और आ आता है, तो गुण में भी पहले पद के अंत में ए और आ रहेगा, इसलिए इन दोनों संधियों का आपको क्रम ध्यान रखना है। इसमें तो समान स्वर मिल रहे थे लेकिन इसमें असमान मिलेंगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है भाई, गुण में भी ए आता है पहले पद के अंत में, वृद्धि में भी ए आता है, यण और अयादि में ये नहीं आएंगे, इसके इनके आगे वाले स्वर आएंगे। जैसे वृद्धि संधि ये सूत्र से पढ़ेंगे अपन, ए आ के सामने ए और आई, ए आ के सामने ए आई आए तो इस ए आई के स्थान पर जो आदेश होगा वो ए ही होगा। जबकि गुण संधि में क्या हो रहा था, एक मात्रा वाला ए, और वृद्धि संधि में होगा दो मात्रा वाला ए। इसकी जो मात्रा होगी वो होगी इस प्रकार से, ये पहचान है इसकी। जुड़े हुए शब्दों में दो मात्रा अगर ऐसी लगी हुई है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, एक मात्रा लगी हुई है तो गुण संधि होगी। और अगर ये जो 5 स्वर है इनका अगर आपको दीर्घ स्वर किसी शब्द में मिलता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी, इसलिए मैंने 5 को एक साथ लिखवाया है। फिर एक है ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में ओ और औ आता है तो वहाँ पर भी आदेश है वो औ का होगा। औ की मात्रा आपको मालूम है, 2 मात्रा ऊपर और एक सामने। उदाहरण है इनके, 2 उदाहरण देख लीजिए दोनों के एक। तत्र प्लस एव, ए के सामने ए आया है छोटा, तो यहाँ पर आदेश होगा वो बड़ा ए होगा। बोलने में तो अपन बड़ा ही है, वो दोनों ही बड़े, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, दोनों बड़े ही हैं, लेकिन बोलने में हम इनको छोटा बड़ा बोलते हैं। तत्रीव, ए का क्या बन गया, बड़ा है, 2 मात्रा वाला, तत्रीव हो गया। वैसे ही देखो महा प्लस औषधि, आ के सामने ओ आया है तो वहाँ पर बनेगा महोषधि। ये आपको समझना है, ये वृद्धि हो गई, 2 मात्रा लगाई है अपन ने कि ओ का औ बन गया तो वहाँ पर हो गया महोषधि। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, तो आपको वो किताब से सूत्र को और इन 2 उदाहरणों को देख करके कॉपी करना है, तो ये दिक्कत आती है। फिर आती है अपनी चौथी संधि है यण। एक 2 नंबर की संधि और 3 नंबर की संधि है, उनमें पहले पद के अंत में क्या आ रहा था, ए और आ, इसमें भी ए और आ। सामने 2 नंबर की में आ रहा था ई, और तीसरी संधि है वृद्धि, इसके अंदर आएगा ए आई, क्योंकि ई ऊ री लरे तक के जो स्वर हैं वो इस गुण संधि में आ गए, तो लरे से जो आगे के स्वर चालू होंगे वो होते हैं वृद्धि संधि के अंदर, ए आई ओ औ। इसीलिए मैंने एक कलम से लिखवाई है,
जैसे कि अपने पास में ए के सामने ए आने पर वहाँ आ बन रहा था, ई के सामने ई आने पर वहाँ ई बन रहा था। तो ए आ के बाद में आता है ई। तो ए आ तो यहाँ आ गया पहले, इसमें भी ए आ गया, यहाँ पर ई ऊ री लरे आ गया, और इस संधि के अंदर आगे चालू होंगे तो लरी के बाद में ए ऐ ओ औ आते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आ गए। अब अगली संधि पढ़ेंगे अपन, तो इसके अंदर पहले पद के अंदर एर आनी आएंगे तो वो चालू होंगे इसके आगे के, जो ये दोनों जो शब्द हैं ए ऐ ओ औ है, वो इस संधि के अंदर चले जाएंगे आगे सामने, अयादी में और यण में। लिख लीजिए, बोर्ड पर थोड़ी दिक्कत है तो उनको अपना आगे लिखा देंगे। यण और अयादी दो बच गई है आपकी, जगह कम थी इसलिए अलग से बता देते हैं अपन। यण और पांचवी है अयादी। संधि अपने पास में 7 थी, जो सबसे पहले 100 संधि उसमें 7 प्रकार है। 7 प्रकार में मैंने शुरू के 5 लिखवा दिए हैं, पूर्व रूप और पर रूप बच गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे उसको। यण का जो सूत्र होता है वो होता है इक्को यणची। दीर्घ का था अकश सवर्ण दीर्घ है, गुण का था आदगुण है, वर्दी का था वर्दी रेची, यण का है इक्को यणची। ठीक है, कईयों को समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रत्यार हैं इनको जो संक्षिप्त रूप में बोलने का जो तरीका है, इसलिए फिर भी समझ में आता है तो थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। इसमें जो स्वर वर्ण होंगे वो कौन से होंगे? पहले पद के अंत में क्या होगा? ई ऊ री और लर। उनमें दोनों संधियों के अंदर पहले पद के अंत में ए और आ रहा था। ये चौथी संधि उसमें ए आ नहीं आएगा, ए आ के आगे के जो स्वर है वो आएंगे ई ऊ री लर, और सामने इसमें आएंगे असमान स्वर, असमान स्वर। यानी कि इस ई से अलग 13 स्वर है, 13 में से अपने एक छोटा ही लिखवाया है, तो इसके साथ में हमेशा याद रखना बड़ा ई भी रहता है, ऊ है तो इसमें बड़ा ऊ भी रहता है, एक नहीं रहता है तो अपन दोनों लिख भी सकते हैं। और लिरी है तो लिरी का जो बड़ा है दीर्घ है वो होता नहीं है। और सभी के सामने अगर असमान स्वर आते हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है। और बनता क्या है, परिभाषा भी ये बोल कर देख लो आप। जब पदांत ई ऊ री लरे के सामने कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर क्रमशः ई ऊ री लरे का ये व र ल बन जाता है। हलंत है ये आदित्य चिलैंड, आपको बताया हुआ है, मालूम नहीं हो फिर भी आधा वर्ण करने के लिए दोबारा देख लो। जब पदांत का मतलब पहले पद के अंत में ई ऊ री लरे तथा बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ई ऊ री लरे का क्रमशः ये व ल बन जाता है। यानी ई का ये, ऊ का व, री का लरे का ल बन जाता है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो देखिए। प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम। एक है अनु प्लस आये हैं, एक है पितृ प्लस आज्ञा, एक है लर प्लस आदेश है। सूत्र के 4 प्रकार थे, चारों के एक एक उदाहरण मैंने बता दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए किस प्रकार हल करेंगे इनको। पहले पद के अंत में ऊपर बताया मैंने, पहले पद के अंत में ई होना चाहिए और सामने कोई असमान स्वर होना चाहिए। तो पहले पद के अंत में आ रहा है प्र त ई, सामने असमान स्वर है ए।
तो यहाँ पर इस ई का बनेगा ये, बचा क्या यहाँ पर प्र और आदत है, ई का अपने बना दिया ये, तो ये को यहाँ पर जोड़ दो, सामने क्या है ए, तो ए की मात्रा आप यहाँ पर लगा दो, बचा क्या कम, प्रत्येकम। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है ऊ का क्या बन रहा था ऊपर, ऊ के सामने समान स्वर आने पर वह बन रहा था, तो यहाँ पर होगा ऊ को हटा दो, ऊ का वह बना दो, बच गया ऊपर आधा न, फिर ऊ को वापस जोड़ो, ऊ का क्या बना वह, एक की जो मात्रा है वो होती नहीं है, इसलिए अपन इसको ऐसा ही रखेंगे, बच गया क्या ये बन गया अन्वय है। तीसरा है पितृ प्लस आज्ञा। पितृ में क्या आ रहा है अंतिम स्वर री, री का क्या बनेगा र, री का र बनाएंगे, पहले लिख लो पी, फिर री को हटा दो, आधा तय बच गया, आधा तय को लिख दिया, री का क्या बनाया र। तो जहाँ पर तय और र एक जगह होते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या बनता है त्र, और सामने क्या है आ की मात्रा लगाएंगे, पित्रा, बचा क्या गया, पित्राज्ञा। ठीक है। फिर है चौथा लरे प्लस आदेश। लरे का दीर्घ था नहीं हसुई था, लरे का क्या बना है ऊपर बना बताया अपने, लरे का ल, तो अपन ने ल बना दिया आधा, आधे का जो अलंत लगता ही है, आगे मात्रा है आकी, तो हो गया ला, बचा गया देश है, ला देश है। इस प्रकार से यह आपकी यण संधि पूर्ण हो गई है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप पूछ सकते हो, लास्ट संधि है अयादि। अब इसी के क्रम में चलेंगे अपने। इसमें पहले पद के अंत में क्या आ रहा था असमान स्वर, शुरू में आ रहा था ए ई ऊ री लरे, पहले पद के अंत में आया तो सामने असमान स्वर आया। अब अयादि संधि में क्या लेंगे, इसके बाद में कौन से बनाएंगे, लरे के बाद में ए आई ओ औ, सामने इसके भी असमान स्वर आएगा, असमान शब्द, ये ध्यान रखना है आपको। क्रम से चलेंगे तो मालूम चल जाएगा। ई ऊ री लरे यहाँ आ गया, अब लरे के बाद में क्या होगा ए आई ओ औ आएगा, इसके सामने असमान था तो इनके सामने भी असमान स्वर आएगा, ये समान स्वर आएगा। बनेगा क्या ए आई ओ औ, ए का आए, आई का आय, ओ का औ का आओ, ये ध्यान रखना है आपको। ए आई ओ औ, ए का आई का आय, औ का ओ का औ का आओ बन जाता। परिभाषा देख लो, जब पहले पद के अंत में ए आई ओ औ तथा बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ए आई ओ औ का क्रमशः अय आय औ आओ बन जाता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है इसका देख लीजिए, ने प्लस अनम, इसका देख लीजिए, गे प्लस अकह, इसका देख लीजिए, पो प्लस अनम, इसका देख लीजिए, धो प्लस अकह। चारों का एक एक बता दिया है। बाकी एग्जाम्पल अपनी किताब से जितने भी दे रखे हैं नोटबुकों में, जहाँ से भी आप लेकर के जितना हल करो उतना कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करोगे, समझ में ज़्यादा आएगा आपके। इसमें अपन इतना ही बता पाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पद के अंत में ऊपर बताया, पहले पद के अंत में ए आएगा, सामने असमान स्वर, तो यहाँ पर ए की मात्रा न ए ने, असमान स्वर आया ए का क्या बनेगा ए, तो ने का बनेगा नए, ए की मात्रा यहाँ जुड़ गई क्योंकि यहाँ पर ये आधा था, यहाँ पर ये ए मिलने से ये पूरा हो गया, बच गया क्या नम, नए नम। वैसे इसमें आ जाओ, आई का क्या बन रहा है आई, तो गए का गाय, ए इसमें मिल गया, बच गया कै, गाय का है। वैसे होगा क्या होगा ओ का औ, तो पै का पौ, बच गया क्या नम, पौनम। वैसे दो का क्या बनेगा दाव का है। इस प्रकार आपकी संधि ये समझ में आ गई होगी। इसमें भी जो उदाहरण है आप बुक से निकाल करके और काफ़ी उदाहरण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं, और जो बाकी रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।